हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी नई होती है, जिसमें नए तत्व बनते हैं यानी नए एलिमेंट्स बनते हैं और उनके गुणधर्म भी अलग हो जाते हैं पहले से, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम पढ़ते हैं जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क को अगर हम रख देते हैं, मान लो समर में अगर हम 10 या 12 घंटे रख देते हैं तो मिल्क किस में चेंज हो जाता है, मिल्क खट्टा हो जाता है और मिल्क श्योर हो जाता है यानी खट्टा हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। तो ऐसे ही आयरन है, आयरन इसको अगर हम ह्यूमिड एयर में रख देते हैं यानी मॉइस्चर में रख देते हैं या एयर में रख देते हैं तो 2-3 साल बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर मान लो हम घर में कोई ग्रेप रख देते हैं अपनी किचन में तो 4 से 10 दिन बाद हम देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, अजीब सी इसमें स्मेल आने लगती है। तो वो क्या हो गए, उसमें केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है। इस तरह से अगर हम जैसे कैंडल है, कैंडल अगर इसको हम इसको जलाते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये कैंडल पूरी गायब हो जाती है। ऐसे ही पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, ये सब क्या है, बर्न करने लगते हैं। बर्न करने के बाद में इनकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है, ठीक है, ये कार्बन में चेंज हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है पहले सब्सटेंस से, ठीक है। तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन के गुण, यानी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, यानी किस तरह से हमें पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही है। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो आप समझ जाना कि उसमें केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही है। जैसे कि उसकी फिजिकल स्टेट का मतलब यहाँ पर हो गया है, जैसे कि कोई सॉलिड है, ठीक है, या सॉलिड से कोई भी चीज किसमें चेंज हो रही है, गैस या फिर लिक्विड में चेंज हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है यानी उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, और उससे गैस अगर निकलने लगती है तो भी वो रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं, यानी केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टी हैं। या फिर कोई नया प्रेसिपिटेट बन जाता है, कोई नई चीज बन जाती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी हैं। या फिर नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यानी ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हो गया है कि एलिमेंट जो बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है और एटम आपस में बॉन्डिंग बनाए होते हैं। तो जब केमिकल चेंजेस होता है तो एटम्स की बॉन्डिंग जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यानी नए बंध बनते हैं, पुराने बंध टूटते हैं। ये केमिकल चेंजेस के गुण हैं यानी रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखते हैं, यानी राइटिंग इन केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में। जैसे सबसे पहले कोई भी इक्वेशन होती है जो लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में लिखा होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और दाहिने साइड में यानी राइट साइड में जो लिखा होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी रिएक्टेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद बोलते हैं।
अगर इस तरह का साइन बना हुआ है इस तरह का, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल यानी अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, क्रमणीय अभिक्रिया यानी जिसमें सिर्फ एक तरफ ही ये एरो बना होता है, उसको हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो रिएक्शन पीछे वापस नहीं आती है, जो अभिक्रिया प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होती है, यानी उत्पाद से अभिकारक में चेंज नहीं होती है, उसको हम अनुक्रमणीय अभिक्रिया या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस को हम किस तरह से, केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से लिखते हैं? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल लिया, ए बी क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, और इस तरह से एरो बनाया हमने। फिर सी और डी ये क्या है? उत्पाद है, यानी इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे ए बी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। राइट साइड में जो लिखा होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। इसको हम अभिकारक भी बोलेंगे हिंदी में, अभिकारक। तो इसमें ए बी क्या हो गया? अभिकारक हो गया। सी और डी क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है, बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या फिर एयर में रख देते हैं, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जैसे Mg, ठीक है, प्लस O2, तो ये क्या बनेगा? MgO बनेगा। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2Mg कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनकर। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जांपल लिया ये वाला, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मिक्स करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, तो जैसे जिंक लिखा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। ठीक, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये चीज क्या है? ये क्या है? ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही ये क्या है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ये अभिकारक है, अभिकारक, और ये उत्पाद है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। बाएं साइड में जो लिखा होता है वो अभिकारक होता है, दाएं साइड में जो लिखा होता है वो उत्पाद होता है। अब जरा बच्चों एक चीज इसमें हम समझते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं मिटा रहा हूं। जैसे मैं लिख देता हूं A प्लस बी इक्वल टू, इस तरह से बन रहा है C प्लस डी। तो ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन ये किस टाइप की रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी पीछे भी ये वापस आ सकती है। ये इस तरह का जो साइन बना होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इस तरह का साइन जो होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हिंदी में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन के गुण, इसका मतलब होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, अगर तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस इससे निकलती है, और कोई नया प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या फिर पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। तो वो सब गुण किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी
रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसको पढ़ा जाता है, और ये हो जाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखो बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शंस अकर होती है, घटित होती है, तो एलिमेंट के एटम्स में, नंबर ऑफ एटम्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी इस साइड में जो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के एटम में और प्रोडक्ट के एटम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अभिकारक के परमाणुओं में तथा उत्पाद के परमाणुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो रिएक्टेंट में यानी ये अभिकारक में, अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक में जिंक यहाँ पर कितना है, जिंक जो है वो अभिकारक में कितना, एक एटम है, उत्पाद में भी कितना है, एक एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, दो एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो एटम है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। तो हाइड्रोजन जो हो गया वो दो है लेफ्ट साइड में और दो हैं राइट साइड में। अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर यहाँ पर एक है ये, और यहाँ पर भी कितना है, एक है। तो सल्फर भी लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक है। इसके बाद में हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी 4 है। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, 4 है और यहाँ पर 4 है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स बराबर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक में बराबर परमाणुओं की संख्या उत्पाद में। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप लोग याद रखिएगा, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन को लिख रहे हैं। Fe प्लस H2O, ये बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये बच्चों, इसमें ये क्या है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये क्या है, प्रोडक्ट हो गया। तो क्या रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के एटम्स, रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट हैं क्या, चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयरन की बात करते हैं। तो आयरन में लेफ्ट साइड में कितने एटम हैं, एक है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो लेफ्ट साइड में एक, यहाँ पर 3 हो गए। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब बच्चों ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके 4 है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या इक्वल है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं जरा समझिएगा इसको, इसी को। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशंस लिखी होती है उस इक्वेशंस में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट चेक करते हैं। तो इसमें ये जो है आयरन ऑक्साइड, ये आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें चेक करते हैं कि यहाँ पर आयरन कितने हैं, आयरन 3 है, आयरन हाईएस्ट
एटम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आयरन कितने 3 हैं। अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 कर देंगे तो आयरन हमारे बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयरन तो हमारे बैलेंस हो जाते हैं, यानी Fe तो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो हमारे बैलेंस है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इस साइड में कितना है 4 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, लेकिन इस साइड में कितना है 1 है। अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में कितने हो जाते हैं। हाइड्रोजन जो है हमारे लेफ्ट साइड में 8 हो जाती हैं। यहाँ ये देखिए 8 हाइड्रोजन हो गए। तो राइट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर हम कितना कर देंगे, यहाँ पर 4h2O कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बैलेंस इक्वेशन है, चेक करते हैं। 3 आयरन है, यहाँ पर भी 3 आयरन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन इसमें ले रहे हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोरीन, और इस इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना है, लिखना भी है। तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, इस इक्वेशन को हमें लिखना भी है और बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइड्रोजन लिखा। फिर क्लोरीन का क्या होता है Cl2 होता है। फिर क्या हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है HCl होता है। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, कितने एटम हैं 2 एटम हैं। राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 1 है। लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना है 2 है। राइट साइड में क्लोरीन कितना है 1 है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, राइट साइड में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी, क्लोरीन बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, कैसे भी करके, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। इसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि इसमें कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है किसके साथ में, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ में, एल्युमिनियम सल्फेट, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी बेरियम सल्फेट और बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? सबसे पहले तो इसकी हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो बेरियम क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला होता है BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही एल्युमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया। इसके बाद में हमें बेरियम सल्फेट लिखना है, यानी BaSO4, ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? अब हम चेक करते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। बेरियम का यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ पर बेरियम का कितना है? 1 है। क्लोरीन चेक करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 3 है, यहाँ पर 2 है क्लोरीन। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है? 1 है। सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सल्फेट कितना है? 1 है। यानी हमें बेरियम अगर लिखना है तो लेफ्ट साइड में कितना? 1, राइट साइड में कितना है? 1। ओके। क्लोरीन कितना है? 2 है, यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 3 है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम कितना है? 2 है, राइट साइड में कितना है? 1 है। ऐसे ही सल्फेट लेफ्ट साइड में कितने हैं? 3 है, राइट साइड में कितने हैं? 1 है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एटम्स राइट साइड में एटम्स के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर बेरियम तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हमें, बच्चों जरा ध्यान देना, क्लोरीन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि क्लोरीन को हमें 6 करना पड़ेगा। इस साइड में भी हमें क्लोरीन को 6 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम कितना हो गया? 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर बेरियम कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हमें 3 बेरियम करने के लिए इस साइड में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा बेरियम और क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो जाता है। 3 बेरियम और 6 क्लोरीन इस साइड में है, 6 क्लोरीन इस साइड में है। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम इस साइड में कितना? 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, 2 एल्युमिनियम इस साइड में, 2 एल्युमिनियम राइट साइड में भी करने पड़ेंगे। SO4 लेफ्ट साइड में 3 है, तो यहाँ पर भी 3 करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा बच्चों ध्यान देना। इसको मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से ध्यान देना। ये इक्वेशन थी हमारी, ये रियल इक्वेशन थी। अब इक्वेशंस में हमने देखा बेरियम कितना है? 1 है, इस साइड में कितना है? 1 है, ठीक है। क्लोरीन इस साइड में कितना है? 2 है, इस साइड में क्लोरीन कितना है? 3 है। तो हमें एल्युमिनियम कितना है? 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है? 1 है। यहाँ पर SO4 कितना है? 3 है, यहाँ पर SO4 कितना है? 1 है, यहाँ पर 3 है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम, बेरियम तो हमारे बराबर है, ठीक है, बेरियम तो हमारे बराबर है, लेकिन हमें सबसे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स को देखना होता है, एलिमेंट्स को देखना होता। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या है? Al2SO4 हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें बैलेंस अनबैलेंस क्या है? SO4। तो यहाँ पर SO4 कितना है? यहाँ पर SO4 1 है। अगर हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या SO4 बैलेंस हो जाता है। अब इसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट क्या है? यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 6 क्लोरीन हो जाएंगे। जब क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, इधर ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, बचा क्या? एल्युमिनियम। अब जरा ध्यान दो,
सॉरी यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा एल्युमिनियम बेटा कितना यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2, तो हमारा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। बेरियम कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि सबसे पहले हाईएस्ट, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट लेते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एलिमेंट लेते हैं। फिर जब वो बैलेंस हो जाता है उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट, यानी सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम एलिमेंट बैलेंस करते हैं। फिर थर्ड हाईएस्ट। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं और हमारी इक्वेशंस को क्या होता है, ये इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो जाती है। तो हमने बच्चों सीखा कि किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।